नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से, जिसमें हम आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तन हुआ उसके बारे में जो सामान्य परिचय है, पूरे युग की सामान्य विशेषताएं हैं, साथ साथ भारतेंदु मंडल के जितने सारे कवि हैं जिनका योगदान रहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ एक मंडली बना करके और हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तन में। तो आज इन सभी विषय वस्तुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चैनल के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि मैं उन सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ा रही हूं जो कि आपकी परीक्षा में, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, तो आप पाठ्यक्रम में देख सकते हैं हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तन और ये सारी जो विषय वस्तुएं हैं वो आपको पढ़नी है। तो आज इसी को लेकर के परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तन। कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा हुआ था। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला करके ये खड़ा कर दिए थे। कि इन्होंने खड़ा किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इन्होंने कह सकते हैं कि गद्य साहित्य का एक प्रकार से प्रवर्तन ही किया और इसीलिए गद्य साहित्य के प्रवर्तक के रूप में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। उनकी भाषा संसार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए हैं। मुंशी सदासुख लाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन को लिए हुए थी, जबकि लल्लू लाल में ब्रज भाषापन था और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर बात की जाए सदासुख लाल की, तो उन्होंने बहुत ही पंडिताऊपन यानी कि बहुत ही संस्कृत से भरे हुए शब्दों का प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया। वहीं लल्लू लाल ने ब्रज भाषापन उनकी भाषा में अधिक देखा जाता था, लल्लू लाल की भाषा में। वही सदल मिश्र की बात करें तो पूर्वीपन इनकी भाषा में झलकता था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन जो था वो शब्दों तक ही परिमित नहीं था, बल्कि वाक्य विन्यास में भी घुसा हुआ था। मतलब शिव प्रसाद जी इतना उर्दू का प्रयोग करते थे, उर्दू शब्दों का प्रयोग करते थे कि उर्दूपन केवल शब्दों में नहीं दिखता था, वाक्यों विन्यासों में भी दिखने लगता था। वहीं राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम नहीं था। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। यानी कि जितने भी प्रारंभिक दौर में हिंदी गद्य के लेखक हुए जिन्होंने हिंदी का प्रयास किया, लिखने का, गद्य का प्रयास किया, उन सबकी भाषा में अब कहीं कहीं तो अपने प्रदेश की भाषा का पुट था, तो कहीं कहीं उर्दू का, ठीक है, और कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा उसमें देखा जाता था पंडिताऊपन। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ही ऐसे थे, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं, जिनकी भाषा क्या थी, शिष्ट और सामान्य रूप से पूरी तरीके से कला के साथ प्रकट हुई थी, निखरी हुई थी। और साफ साफ इस बात को वो यहाँ पे प्रस्तुत भी करते हैं शुक्ल जी कि हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हुए थे। आगे देखा जाए तो भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया था, जिसे हम भारतेंदु मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने भारतेंदु के साथ मिल करके काम किया था और इस प्रकार एक मंडल का निर्माण हो गया था। इसी के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि अपने कम समय में ही, अल्पायु में ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया था, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन सब का नाम भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतेंदु मंडल में कौन से कवि या लेखक शामिल थे या कौन से शामिल नहीं थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। वही लिखते हैं कि भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, यानी कि भारतेंदु की जो भाषा थी, भारतेंदु में दो प्रकार की शैलियाँ देखने को मिलती थी। क्या क्या? तो उनकी भावावेश की, ठीक है, एक तो थी देखिए तथ्य निरूपण की दूसरी शैली थी और पहली थी भावावेश की शैली। यानी कि दो प्रकार की कौन कौन सी शैली आई हुई, एक तो भावावेश की शैली और दूसरे तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश के कथनों में वाक्य
प्राय बहुत छोटे छोटे होते थे और पदावली सरल बोलचाल की होती थी। ठीक है, भावाविश के कथनों की बात कर रहे हैं हम, जिसमें बहुत ही प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते थे। यानी कि भावावेश की शैली जब होती थी, प्रयोग की जाती थी भारतेंदु के द्वारा, तो उसमें फारसी और अरबी के शब्द कभी कभी आ जाते थे, लेकिन ये बहुत कम आते थे, पर आते थे। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर है। वाक्य भी कुछ लंबे हैं पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। यानी कि एक और भावावेश की शैली में जहाँ पे बहुत प्रचलित अरबी फारसी के कुछ कुछ शब्द मिलते हैं इनकी शैली में, वहीं जब चिंतन की बात आती है, जब सिद्धांत की बात आती है, तो वहाँ वाक्यों में संस्कृत के शब्दों का अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषय के अनुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की जो प्राय समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते हैं। यानी कि दो प्रकार की शैलियों की बात शुक्ल जी ने की है भारतेंदु के बारे में, एक भावावेश की शैली और दूसरा किसकी शैली, तथ्य निरूपण की शैली। आगे लिखते हैं कि पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच में विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता। यानी कि इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल क्या करते थे, इनकी शैली कैसी थी इनकी, तो पद विन्यास में कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर अनुप्रास देखा जाता था इनकी शैली में, और देख करके लगता था कि मानो इंशाअल्लाह खां या फिर लल्लू लाल का लिखा हुआ हो। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार पाते हैं कि जो भारतेंदु युग के जितने भी लेखक थे उनमें कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्द आते थे, कभी संस्कृत के शब्द आते थे। मतलब मिला जुला जो रूप था साहित्य में, भाषा में, वो प्रारंभिक दौर में इस प्रकार से सामने आ रहा था। कहते हैं कि विलक्षण बात यह है इस भारतेंदु युग की, उनके मंडल के कवियों की, ठीक है, कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे हुआ, नाटकों से हुआ। यानी कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा की बात जब हम करते हैं साहित्य में, तो आधुनिक परंपरा का प्रवर्तन ही होता है नाटकों से। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए थे, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है। महाराज विश्वनाथ सिंह जी का आनंद रघुनंदन नाटक कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको छोड़ और किसी में नाटकत्व नहीं था। तो ये इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, भारतेंदु से पूर्व में लिखी गई है। ठीक है, और इसी एक रचना में कहते हैं कि नाटकत्व का रूप हमें देखने को मिलता है। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, तो किस नाटक का, विद्या सुंदर नाटक का इनका पहला नाटक है अनुवाद का, विद्या सुंदर नाटक, जो कि बंगला से हिंदी में अनुवाद किया गया था। संवत 1925 में प्रकाशित हुआ। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा नहीं हो पाया था। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। पंडित प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। चूँकि उन्हीं के मंडल के थे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो लेखक थे उन्हीं का अनुसरण कर रहे थे। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी पारसी कंपनियां थी, आप जानते ही हैं कि नाटकों में प्रारंभ में जो कंपनियां थी जो नाटक प्रस्तुत करवाती थी, वो व्यापारी कंपनियां, पारसी कंपनियां थी। ठीक है, जिनके रंगमंच पर नाटक को प्रस्तुत किया जाता था, पारसी कंपनियां थी वे सभी, और वे उर्दू को छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार नहीं थी। यानी कि वो केवल कौन से नाटक, उर्दू के नाटक ही खेलना उनको वो प्रस्तुत करते थे, खेलते थे, और हिंदी के नाटक को खेलने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह रह कैसे सकता है, ये भी जाहिर सी बात है। जब हिंदी के नाटक खेले ही नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का ध्यान जाएगा ही नहीं, उत्साह आएगा ही नहीं, क्योंकि केवल उर्दू के नाटक ही खेले जा रहे थे, तो उसी के प्रति उत्साह आएगा। भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बद्री नारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे। अब ये सभी जो लेखक थे, अब इस प्रयास में लगे थे कि आखिर कैसे हम ऐसा क्या कर ले कि
अभिनय को प्रस्तुत किया जाए, वो भी हिंदी में। तो इसी विचार में ये सभी मतलब रहते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे, मतलब खुद ही भागीदारी करने लगते थे नाटकों में। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक, जानकी मंगल नाटक लिखा हुआ किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। का जो धूमधाम से अभिनय हुआ उसमें भारतेंदु जी ने स्वयं अपनी भागीदारी की थी, यानी कि अभिनय किया था, इसमें पार्ट लिया था। यह अभिनय देखने काशी नरेश महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे और इसका विवरण 8 मई 1886 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। तो उस समय वर्तमान में काशी नरेश जो थे, महाराजा ईश्वरी प्रसाद सिंह जी, नारायण सिंह जी, वो भी गए थे इस नाटक को देखने के लिए, शीतला प्रसाद त्रिपाठी की जानकी मंगल नाटक, जिसमें एक पार्ट भारतेंदु जी ने भी उसमें अभिनय किया था। और कहते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना भी बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि किससे संबंधित है कि अपने पिता से उन्होंने मूछ मुड़वाने की आज्ञा मांगी थी। तो प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बड़ा प्रचलित है, बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए काश्मीर कुसुम जो कि राजतरंगिणी का कुछ अंश है और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए थे, पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ी। ठीक है, तो काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, ये सभी हरिश्चंद्र जी ने लिखा, इतिहास से संबंधित पुस्तकें लिखी, जयदेव का जीवन वृत्त भी लिखा, परंतु उस समय इन सभी विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही थी। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान भी जा चुका था। किसके देखा देखी? बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यास लिखने की ओर। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था, जो कि आप सभी जानते ही हैं और पूछा भी जाता है यह प्रश्न कि अंग्रेजी के ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। उसके पीछे राधा कृष्ण दास जी ने निस्सहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के सभी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जैसे कि राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट जी का नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान। वही प्रथम उपन्यास जो कि अंग्रेजी के ढंग का हिंदी में लिखा हुआ मौलिक उपन्यास है, वो है लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु। ठीक है, ये सभी उपन्यास लिखे गए थे। आगे देखेंगे कि तदंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। तो बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद भी हुआ। किसने किया? तो बाबू गदाधर सिंह ने किया। तो इस प्रकार एक धीरे धीरे गद्य की परंपरा विकसित हो रही थी। ठीक है, नाटक और उपन्यास इस प्रकार से गद्य लिखे जा रहे थे। अनुवाद का काम हो रहा था बंगला से हिंदी में, नाटकों में भी और उपन्यासों में भी। आगे देखेंगे कि हिंदी गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 2500 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनके नाम नीचे दिए गए, जैसे अल्मोड़ा अखबार, हिंदी दीप्ति प्रकाश जो कि कलकत्ता से 1929 में कार्तिक प्रसाद खत्री जी निकालते थे, बिहार बंधु जो कि केशवराम भट्ट जी का था, सदादर्श जो कि दिल्ली से निकलती थी 1931 की लाला श्रीनिवास दास जी निकालते थे, काशी पत्रिका जो कि बलदेव प्रसाद निकालते थे। ठीक है, भारत बंधु 1933 की तोताराम अलीगढ़ से निकालते थे, जिनको मैं पूरा पढ़ रही हूँ उनके समय काल के साथ और संपादक के साथ, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो भारत बंधु 1933 की तोताराम जो कि अलीगढ़ से निकालते थे, वही भारत मित्र कलकत्ता से संवत 1934 में निकलती थी, रुद्रदत्त इसके संपादक थे, वही मित्र विलास जो कि लाहौर से निकलती थी 1934 में, कन्हैया लाल इसके संपादक थे। हिंदी प्रदीप जो कि प्रयाग से निकलता था 1934 ईस्वी, और आप जानते ही हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट जी इसके संपादक रहे और एक प्रकार की मासिक पत्रिका थी। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी मासिक थी, कौन सी पाक्षिक थी, है ना, कौन सी त्रैमासिक थी, तो ये सभी को आपको ध्यान देना होगा।
वहीं अगला है आर्य दर्पण, जो कि बख्तावर सिंह जी निकालते थे। सार सुधानिधि महत्वपूर्ण पत्रिका है जो कि कलकत्ता से निकलती थी 1935 में और सदानंद मिश्र जी से निकालते थे। वहीं उचित वक्ता कलकत्ता से निकलती थी 1935 ईस्वी में, दुर्गा प्रसाद मिश्र जी से निकालते थे। वहीं सज्जन कीर्ति सुधाकर जो कि उदयपुर से निकलती थी, वंशीधर से निकालते थे। भारत सुदशा प्रवर्तक जो कि फर्रुखाबाद से निकलती थी, गणेश प्रसाद जी निकालते थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, मिर्जापुर से निकलती थी और 1938 इसका समय रहा था। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी से निकालते थे। मासिक पत्रिका थी, ठीक है, यह कौन सी, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जी की मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी। वहीं देश हितैषी दिनकर प्रकाश, धर्म दिवाकर। अगला है प्रयाग समाचार 1940 ईस्वी, देवकीनंदन त्रिपाठी जी से निकालते थे। वहीं ब्राह्मण पत्रिका जो कि कानपुर से निकलती थी 1940 की, प्रताप नारायण मिश्र जी निकालते थे। वहीं शुभ चिंतक सीताराम जी निकालते थे जबलपुर से। अगला है सदाचार मार्तंड जो कि जयपुर से लालचंद शास्त्री जी निकालते थे। हिंदुस्तान इंग्लैंड से राजा रामपाल सिंह जी निकालते थे जो कि एक दैनिक पत्रिका थी, ठीक है। वहीं पीयूष प्रवाह काशी से निकलती थी 1941 में, अंबिका दत्त व्यास जी से निकालते थे। भारत जीवन भी काशी से निकलती थी, रामकृष्ण वर्मा जी का। भारतेंदु जो कि वृंदावन से निकलती थी, बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है भारतेंदु, 1941 ईस्वी की, और राधाचरण गोस्वामी जी से निकालते थे। वहीं कवि कुलकंज दिवाकर ये रामनाथ शुक्ल जी बस्ती से निकालते। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में ही निकलती थी और बहुत सारे विषयों पर इसमें लेख लिखे होते थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का किस स्तर से विकास हो रहा था। आगे हम देखेंगे कि इनमें से अधिकांश पत्रिकाएं तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गई, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित साधन और हिंदी की सेवा की है, जैसे बिहार बंधु। इन सभी पत्रिकाओं को तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत समय तक चलती रही है। तो बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, ये सभी पत्रिकाएं थी। वहीं देखिए मित्र विलास जो कि सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, मित्र विलास, जिसमें पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कार्य किया गया था, ठीक है। कहाँ पे? पंजाब में, मित्र विलास के द्वारा। वहीं ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्यिक पत्र थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी। इनके संपादकों को भी ध्यान रखिएगा और प्रकाशन वर्ष और साथ साथ ही कहाँ से निकलती भी थी, ठीक है। तो जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य, प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। इन पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा था। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार की याचना भी करनी पड़ती थी। कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये कौन लिख रहे हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी अपने ब्राह्मण पत्रिका में, ठीक है। आगे देखेंगे बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया और उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम से एक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नाम से एक पत्रिका निकाली, ठीक है। किसने निकाला? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने, ठीक है। हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम से एक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नाम से एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप की थी। देख रहे कि हिंदी का किस प्रकार का रूप था समाज में। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते थे। इतना वो चाहते थे कि हिंदी का विकास हो कि जब लोग नहीं पढ़ते थे तो उनके घर जा जाकर वो पत्र सुना कर आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन देखिए चल करके बंद हो गया। कितने दुख की बात है कि इतनी मेहनत और इतना प्रयास करने के बाद भी पत्र क्या हुआ? थोड़े दिन चल करके बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। संवत 1934 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खत्री के उद्योग से कलकत्ते में भारत मित्र कमेटी बनी और भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला।
जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। भारत मित्र, ठीक है। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटूलाल मिश्र इसके संपादक थे तब भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख भी अपनी दिया करते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पत्र है भारत मित्र, ठीक है। आगे हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि उसी संवत में लाहौर से, कहाँ से, लाहौर से मित्र विलास नामक एक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह जी से निकलता है। ठीक है, तो पंडित गोपीनाथ जी निकालते हैं लाहौर से मित्र विलास पत्र। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र नहीं था, केवल ज्ञान प्रदायनी नाम की एक पत्रिका थी जो कि उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र द्वारा निकालती थी। ठीक है, कौन सी? ज्ञान प्रदायनी पत्रिका। कौन निकालते थे? नवीन चंद्र जी इसको निकाला करते थे, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्रह्मोमत की बातें भी रहा करती थी। उसके पीछे जो हिंदी बांधव निकला उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थी, मतलब केवल हिंदी नहीं, हिंदी और उर्दू दोनों रहती थी। केवल हिंदी का एक भी पत्र नहीं था। कवि वचन सुधा की मनोहर लेखन शैली और भाषा पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास निकाला था। किसने निकाला था? गोपीनाथ जी ने मित्र विलास निकाला था। जिसकी भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्विनी होती थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक प्रकाश किया था और उनके नाम का संवत चलाने का जो इस पत्र ने क्या किया था, देखिए, आंदोलन भी उठाया था। किसके नाम पे? भारतेंदु के नाम पर संवत चलाने का आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कवि वचन सुधा कितनी महत्वपूर्ण पत्रिका थी, वहीं गोपीनाथ जी के मित्र विलास। तो इस प्रकार जो पत्रिकाएं थी उन्होंने किस प्रकार हिंदी की सेवा की थी। आगे हम इसके उपरांत देखेंगे तो पाएंगे कि संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र जी के संपादन में उचित वक्ता, किसके संपादन में? दुर्गा प्रसाद मिश्र जी के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधा निधि, ये दो पत्र कलकत्ते से ही निकलते थे। कलकत्ता शहर और वहाँ से निकलने वाले पत्र पत्रिकाएं बहुत इनका योगदान रहा था हिंदी साहित्य में। ठीक है, हिंदी के विकास में। तो कलकत्ते से कई सारे पत्र पत्रिकाएं कलकत्ते से निकलती थी। तो उचित वक्ता निकलती थी, सार सुधा निधि, ठीक है, तो ये सभी कलकत्ते से निकलती थी। इन दोनों महाशयों ने, बड़े महानुभाव भी थे कलकत्ते में, ठीक है, जो हिंदी के प्रति काफ़ी मतलब हिंदी के लिए सेवा करते थे। तो इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में अपना योग दिया था। पीछे काला काकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी अपनी मातृभाषा के सेवा के लिए खड़े हुए और संवत 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला। ठीक है, कहाँ से निकाला? इंग्लैंड से निकाला हिंदुस्तान नामक पत्र। कौन निकाल रहे? राजा रामपाल सिंह, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। ठीक है, भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही अर्थात मार्च सन 1884 ईस्वी में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र निकाला था। तो भारतीय जीवन पत्र कौन निकालते थे? रामकृष्ण वर्मा जी काशी से सन 1884 में। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने ही किया था। ठीक है, भारतीय जीवन, जो कि काशी से निकलती थी। तो इस प्रकार कुछ गद्य साहित्य के प्रवर्तन की सामान्य बातें थी, सामान्य परिचय था, जिसको हमने इस कक्षा में पढ़ा। अब अगली कक्षा में हम भारतेंदु मंडल के भारतेंदु जी के साथ साथ सभी उनके कवियों को पढ़ेंगे, लेखकों को पढ़ेंगे, जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ काम किया, उनके अनुसरण में हिंदी की सेवा की और बहुत सारे रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में अपना योगदान दिया। तो चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।